चलिए, आज हम लोग केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय बैंक, क्योंकि हमने अब तक क्या पढ़ा, मुद्रा क्या है, मुद्रा के क्या कार्य हैं, मुद्रा का विकास कैसे हुआ, है ना। फिर हमने पढ़ा मुद्रा परिमाण के सिद्धांत कि मुद्रा की थ्योरीज क्या कहती हैं कि मनी सप्लाई और प्राइसेस में क्या रिलेशनशिप है। अब हम बात करते हैं केंद्रीय बैंक की, कि वो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मुद्रा क्या है, मुद्रा के नोटों का निर्गमन कौन करता है। तो आइए उस सर्वोच्च संस्था के बारे में बात करते हैं जो अर्थव्यवस्था में क्या करती है, मौद्रिक एवं बैंकिंग क्षेत्र को रेगुलेट करती है। राइट, बैंक क्या करते हैं, बैंकिंग एवं केंद्रीय बैंक का अर्थ क्या है, जो आपका सबसे एपेक्स बैंक है ना। इस समय जैसे आपके यहाँ हम लोग कहाँ है, यूनिवर्सिटी क्या हो गई, हमारी केंद्रीय बैंक हो गई। हमारे जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं वो आपके बहुत सारे बैंक हो गए पब्लिक सेक्टर के, ठीक है। अब तो अब बैंकिंग क्षेत्र बहुत फैला है, तो बैंकिंग क्षेत्र को का नियमन करना पड़ता है, उनको गाइडलाइंस जारी करनी पड़ती हैं, उनके लिए कुछ दिशा निर्देश बनाने पड़ते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी आपको भेजती है कि एग्जाम का शेड्यूल भेज दिया, स्पोर्ट्स कब कराने हैं, रिसर्च के बच्चों का वो करना है, तो ये सारी बीच में गाइडलाइंस जो आती हैं वो केंद्रीय बैंक की ओर से आती हैं। और मौद्रिक क्षेत्र को अर्थात अर्थव्यवस्था में मुद्रा की एक दिए हुए समय में कितनी आपूर्ति होनी चाहिए उसको वो नियंत्रित करता है, क्योंकि वो उसको बिल्कुल फिक्स तो नहीं कर सकता कि इतनी होनी होगी। मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रण का अर्थ है जब मुद्रा में अधिक मात्रा की जरूरत है तो वो उसकी सप्लाई को बढ़ाता है, और जब कम की जरूरत है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसका उद्देश्य क्या है कि विकास जो है, अर्थव्यवस्था का जो विकास है, ये सारी गतिविधियां क्यों होती हैं, और आर्थिक गतिविधियों को स्थिरता प्रदान करने के लिए। और जिस स्थिर विकास का अर्थ है, ऐसा ना हो कि विकास कभी 10% का ग्रोथ रेट हो रहा है, कभी 2% का ग्रोथ रेट हो जाए, तो इस तरह से क्या होगा, सभी लोगों में बहुत ज्यादा हाहाकार मच जाएगा। अगर ग्रोथ रेट इतना गिर जाए तो इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों का स्तर बहुत नीचे हो गया, और नीचे होने का अर्थ है कि न केवल उत्पादन घटा बल्कि उसके साथ साथ रोजगार घटा। जब रोजगार घटेगा तो आपके पास कुछ भी खर्च करने के लिए नहीं रहेगा, खर्च करने के लिए नहीं रहेगा तो क्या होगा, पूरे जन समुदाय जो है वो बेरोजगार और भुखमरी की स्थिति में आ जाएगा। तो कोई भी जब हम प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं तो अर्थव्यवस्था की देखरेख के लिए करते हैं, इन्हीं पैरामीटर्स में हमें स्थिरता लानी होती है। इसीलिए सरकार की और सरकार के द्वारा बैंकों का गठन किया जाता है, जिससे विकास को स्थिरता प्राप्त हो, पूर्ण रोजगार के का स्तर बना रहे, अर्थात जो लोग वॉलेंटरी इच्छिक रूप से बेरोजगार रहना चाहते हैं वो बेरोजगार रहें, बाकी लोग जो रोजगार करना चाहते हैं उन सबको रोजगार मिल जाए। मूल्यों में स्थिरता बनी रहे, ये नहीं है कि कभी प्राइसेस पता चले 11, 12, 20% की दर से बढ़ रहे हैं, कभी बिल्कुल नीचे चले गए, तो ऐसा ना हो, इसके लिए ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन बेयर करता है, केंद्रीय बैंक। हमारा केंद्रीय बैंक कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 में हुआ था। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ये हमारे यहाँ का केंद्रीय बैंक है, और ऐसे ही हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है सर्वोपरि। अमेरिका के केंद्रीय बैंक को क्या कहते हैं, फेडरल रिजर्व बैंक। फेडरल रिजर्व बैंक कहते हैं अमेरिका के सेंट्रल बैंक को। और इंग्लैंड को कहते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड। हमारे यहाँ का जो केंद्रीय बैंक है उसे हम कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। तो केंद्रीय बैंक किसी भी देश की वो शीर्ष संस्था है जो देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली को नियमित एवं नियंत्रित करती है। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। केंद्रीय बैंक के कार्य क्या होते हैं, किसी भी देश में करेंसी का निर्गमन करता है, अर्थात नोटों को छापता है, सिक्कों को बनाता है और निर्गमित करता है, यानी कि अर्थव्यवस्था में उनको संचरण के लिए प्रेषित करता है। फिर नई मुद्रा जारी करने का अधिकार, जो अर्थव्यवस्था में हर साल बुरी मुद्रा हो जाती है, यानी कि जो नोट गल जाते हैं, सिक्के टूट जाते हैं, उनको खत्म करके उनके स्थान पर नई मुद्रा को लाता है।
फिर वो, और जो नोट छापने के लिए जो हमने आपको नोट निर्गमन के जो भी सिद्धांत बताए थे, उस देश में जिस भी सिद्धांत के अंतर्गत नोट निर्गमन का कार्य हो रहा होता है उसको वो फॉलो करते हैं। जैसे हमारे देश में क्या है, न्यूनतम कोष प्रणाली 1956 से अपनाई गई है, जिसमें 200 करोड़ रुपए का कोष रखा जाता है। इसमें 115 करोड़ रुपए का सोना रिजर्व बैंक के पास हमेशा होना चाहिए और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां होनी चाहिए, फॉरेन सिक्योरिटीज, ठीक है। तब वो इतनी अर्थव्यवस्था में मौद्रिक सप्लाई को करता है। आइए अब हम केंद्रीय बैंक के कार्य देखते हैं। केंद्रीय बैंक को मुद्रा और ऋण की मात्रा पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त होता है। ये हमने आपको भी समझा दिया कि नोट और सिक्के निर्गमित करने की एकमात्र संस्था केंद्रीय बैंक होता है। जो हमारा रिजर्व बैंक जो है 1 रुपए के नोट को और 50 पैसे तक के सिक्कों को छोड़कर सारी मुद्रा 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के नोट वो जारी करता है। ये जो सारे नोट हैं वो लीगल टेंडर के रूप में अर्थव्यवस्था में रहने वाले सभी नागरिक उसको स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि उस मुद्रा में हमेशा सर्वसम्मति का गुण पाया जाता है, ठीक है। ये और जो 1 रुपए का नोट जो सरकार छापती है और छोटे सिक्के वो भी भारतीय रिजर्व बैंक ही बनाता है, लेकिन वो सरकारी टकसालों से जारी किए जाते हैं और किस रूप में होंगे इसके लिए भी आरबीआई गाइडलाइंस जारी करता है। एक देश की केंद्र सरकार को केंद्रीय बैंक से उधार लेने का अधिकार है। सरकार भी, हम लोग भी कहा बैंक से तो उधार लेते हैं ना, कोई भी लोन लेते हैं, इसी तरह से सरकार है जब उसके व्यय जो हैं, व्यय कौन से होते हैं, विकासवादी खर्च है ना, कुछ उसके व्यय होते हैं जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होते हैं, कुछ नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होते हैं। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में सारा आपका जैसे प्रशासनिक व्यय आता है, सबकी तनख्वाहें देना, रक्षा का व्यय, आपकी सब्सिडीज देना, ये सारे जो हैं इंटरेस्ट पेमेंट, ये सारे क्या है, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। और जब उसको डेवलपमेंट के लिए कुछ नई प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, नए काम करने होते हैं, जैसे कहीं नई सड़क बनानी है, रेलवे लाइन बनानी है, तो मान लीजिए जो भी उनका जो आय और व्यय का जो है, व्यय ज़्यादा हो रहा है और आय कम हो रही है, तो सरकार को अधिकार है कि वो केंद्रीय बैंक से उधार लेती है, ठीक है। इस उद्देश्य के लिए आरबीआई के पास वो क्या करती है, अपने कुछ सुरक्षा सिक्योरिटी बिल्स दे देती है और आरबीआई से उधार ले लेती है। और आरबीआई को क्या करना होता है, वो सरकार को लोन देने के लिए नई मुद्रा का निर्गमन करता है, छापता है और उनको देता है। सिक्योरिटी बिल्स का अर्थ है उस पर लिखा होता है कि ये जो ऋण है इस अवधि के बाद इतने इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिया जाएगा। सरकार, केंद्रीय बैंक क्या होता है, सरकार का बैंकर होता है। वो क्या करता है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। सरकार के सभी जो भी बैंक में हम लोग क्या करते हैं, अपना हम कोष खोलते हैं, ठीक है। अब हम जब ऑनलाइन पेमेंट कर रहे होते हैं तो हम सिलेक्ट करते हैं हमारा बैंक, अपना बैंक, और मुद्रा लिख देते हैं, हमारा बैंक उस संस्था को पेमेंट कर देता है। इसी तरह से सरकार का भी केंद्रीय बैंक में एक चालू खाता होता है। सरकार का मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार सब। केंद्रीय बैंक अब जो भी भुगतान, जो भी हम बैंक्स को जो प्राप्तियां होती हैं आयकर के रूप में, और जो दुनिया भर के अप्रत्यक्ष कर और शुल्क जो होते हैं, ये सारे केंद्रीय बैंक प्राप्तियों के रूप में उनके अकाउंट में डालता है और केंद्रीय बैंक सरकार की ओर से भुगतान भी करता है, ठीक है। जैसे अगर सरकार को अपनी जो भी भुगतान है व्यय से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा जो होता है ना, कि इस राज्य को इतनी धनराशि देनी है, उसको देनी है, वो सारा केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय बैंक सरकार की ओर से जैसे आप अपने घर में मान लीजिए आपके पास बहुत फाइनेंशियल कारोबार है, तो आपने किसी व्यक्ति को अपना एक असिस्टेंट रख लिया, जिसे हम कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, या किसी को कुछ रख दिया, अब उसको दे दिया कि ये लोन है, उसको आपने आहरण और वितरण का अधिकार दे दिया कि चलिए अब आप जो हमारे यहाँ सरकार की ओर से कौन काम करता है, प्रिंसिपल और ट्रेजरी के द्वारा होता है। ट्रेजरी कोषागार है, प्रिंसिपल के साइन होते हैं और वहां से भुगतान और प्राप्तियां हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से
केंद्रीय बैंक सरकार की ओर से कार्य करता है। ठीक है, जब भी सेंट्रल बैंक के रूप में जब भी आवश्यक हो अस्थायी अवधि के लिए सरकारों को ऋण और अग्रिम देता है। अस्थायी अवधि यानी कि ये नहीं कि वो ऋण हमेशा के लिए, अगर सारे नोट मनी सप्लाई अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आपूर्ति को बढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता है। थोड़ी सी अवधि के लिए होते हैं, 10 साल, 20 साल, 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, इस तरह के ऋणों को देता है और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करता है। केंद्र सरकार क्या करती है, अपने रुपए की प्रतिभूतियां, जैसे प्रतिभूतियां होती है ना, जैसे आपके किसान विकास पत्र हैं और जो रिकरिंग डिपॉजिट्स वगैरह की जो सारी चीजें हैं, वो सारी क्या है, रुपए की प्रतिभूतियां हैं। वो उसमें लिखा होता है सारा करार कि इतना लोन है, इतनी अवधि के बाद इसको इतना करके दे दिया जाएगा। तो आपके पास कागज आ गए आरबीआई के पास, उनके पास पैसा चला गया और उस समयावधि में वो उस रुपए को इन्वेस्ट करती है, वहां से रिटर्न्स लेती है और उसके द्वारा जो रिटर्न्स होते हैं उसके ब्याज का भुगतान और मूलधन का भुगतान केंद्र सरकार करती है। अब है बैंक्स हैं, उनका पर्यवेक्षक है और उनका भी बैंकर है। वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तो डिपॉजिट्स और वगैरह लेता ही है, बैंकों के भी उसके पास कोष रखे होते हैं। ऐसा वो 3 प्रकार से करता है। जितना भी बैंकों के पास जमा होती है, मांग जमा और समय जमा, माइनस जो उनका अन्य बैंकों में खाता, वो जो जमा करते हैं, बैंक भी अपना जो सरप्लस है उसे अन्य बैंकों में जमा करके वहां से रिटर्न्स लेते हैं, तो उसका जो डिफरेंस है उसका एक निश्चित प्रोपोर्शन, अभी इसको हम आगे बताएंगे डिटेल में, जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। ये आरबीआई समय समय पर हर साल मौद्रिक नीति के माध्यम से गाइडलाइंस जारी करती है कि कैश रिजर्व रेशियो कितना है, 1%, 2%, 3% या पॉइंट्स में। तो इतना जो जितनी भी उनके पास जमाए हैं, एनडीटीएल इसे हम कहते हैं, तो उसका कुछ प्रतिशत उनको आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है। इसे हम कहते हैं नकद कोष अनुपात। फिर केंद्रीय बैंक अंतिम उपाय का ऋणदाता है। बैंकों को भी धन की कमी हो जाती है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा अचानक लोगों ने लोन लेना शुरू कर दिया, या उनके और लोगों ने अपने जो सावधि जमा खातों को पहले ही भुगतान ले लिया, तो कभी कभी उनके पास भी धन को एकदम से देने के लिए कमी हो जाती, क्योंकि वो जो जमा धन के कुछ भाग को वो अन्य लोगों को उधार दे चुके होते हैं। अब कोई जो डिपॉजिटर है वो अपना पैसा मांगने आ जाए बहुत सारे एक साथ, तो कभी कभी बैंकों के पास धन की कमी हो जाती है, तो वो भी आरबीआई से उधार लेते हैं। ठीक है, फिर जो और इसके बाद क्या होता है, केंद्रीय बैंक जो है वाणिज्यिक बैंकों पर कुछ मॉरल परसुएशन भी करता है। जैसे आप जगह जगह एटीएम खुलवाइए, या इस समय क्या हो रहा है, आप हमेशा देखते हैं ना साइबर क्राइम कितने हो रहे हैं, तो आरबीआई है वो जनता के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए इस तरह के एडवर्टीजमेंट करवाता है ना, और बैंकों को सतर्क करता है कि अपने ग्राहकों को वो सतर्क करें कि इस प्रकार के वो साइबर क्राइम से बचे रहें, कि कोई उनसे कहे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ऐसा ना हो। और बहुत उनको ये और उनको देता है कि भाई आप जो भी बैंक रेट्स हैं अगर अब वो लोअर कर रहे हैं तो आप भी उसको लो करके जनता को ऋण उपलब्ध कराइए। ये मॉरल परसुएशन के रूप में होता है और ये सभी वाणिज्यिक बैंकों पर बहुत प्रभावी होते हैं। फिर केंद्रीय बैंक अपनी एक मौद्रिक नीति के माध्यम से ऋण और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये मौद्रिक नीति कैसे होती है, मात्रात्मक नियंत्रण होता है। एक तो बैंक दर, आपको अभी बताया, नकद आरक्षित अनुपात और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इस तरह से वो क्या करता है, अर्थव्यवस्था में साख की आपूर्ति करता है। दूसरा, अब फिर इसके बाद केंद्रीय बैंक क्या करता है, विनिमय नियंत्रण, एक्सचेंज रेट का रेगुलेशन करता है। एक्सचेंज रेट क्या है, हम विदेशी मुद्रा और अपनी देश की मुद्रा का अनुपात। जैसे इस समय एक्सचेंज रेट क्या है, $1 बराबर 70 रुपए। ठीक है, अब इस रेट को वो रेगुलेट करता है, अर्थात ऐसा ना हो कि उसकी मुद्रा का अधिमूल्यन हो जाए। अधिमूल्यन का अर्थ है कि जब $1 के बराबर मान लो 50 रुपए का डॉलर रह जाए, तो इसका मतलब मुद्रा ओवर वैल्यूड हो रही है, यानी कि आप अपनी मुद्रा
का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो कुछ भी आप निर्यात कर रहे हैं वो आपके बहुत कॉस्टली हो जाएंगे, लोग उसको लेना बंद कर देंगे। तो इसलिए उसको मुद्रा का को अधिमूल्यित होने से भी बचाना है। मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है, अगर $70 की तुलना में $1 जो है $75 में मिलने लगे तो इसका अर्थ है मुद्रा डीवैल्यू हो रही है, अर्थात उसकी जो परचेजिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा घट गई है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपके इम्पोर्ट्स बहुत महंगे हो जाएंगे। इम्पोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, जैसे आप पेट्रोल का इंपोर्ट करते हैं, फूड ग्रेन्स का इंपोर्ट करते हैं, एडिबल्स ऑयल्स का इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारा केमिकल इंपोर्ट होता है ना, ऑटोमोबाइल से इंपोर्ट होते हैं, तो इन सब की फिर प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे, उससे अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन आरंभ हो जाएगी। तो उसका अल्टीमेटली लॉस किसको होगा, कंज्यूमर्स को। तो ये ऐसी अर्थव्यवस्था में अधिमूल्यन या अवमूल्यन को बचाने के लिए वो विनिमय नियंत्रण का कार्य करते हैं। अंतिम उपाय के ऋणदाता, ये आपको बता ही दिया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो भी अपने पब्लिक सेक्टर के बैंक्स और जो नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, ये जैसे यूटीआई और ये म्यूचुअल फंड जो भी हैं, सब लोग अंतिम रूप से अगर किसी को भी ऋण की जरूरत है तो वो आरबीआई से ही ऋण लेते हैं, क्योंकि आरबीआई के पास नोट निर्गमन करने का अधिकार है। विदेशी मुद्रा या शेष का अभिरक्षक, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जितना भी विदेशों से व्यापार होता है और उसके बदले में विदेशी मुद्रा का जो भी लेन देन होता है, सब कुछ आरबीआई के थ्रू होता है। ठीक है, तो उस कोष को बनाकर रखता है। क्लियरिंग हाउस समारोह, समाशोधन गृह का कार्य करता है। अक्सर ऐसा होता है कि मान लीजिए जब दो बैंकों के बीच में आपस में चेक का, हमने कहा यूनियन बैंक में जमा कर दिया स्टेट बैंक का चेक कि आप 10,000 रुपये का चेक कर दिया, तो अब स्टेट बैंक यूनियन बैंक को हमारे 10,000 रुपये पेमेंट कर देगा। इसी तरह स्टेट बैंक के पास आया यूनियन बैंक का पैसा कि उनके यहाँ किसी ने चेक जमा कर दिया कि भैया 15,000 का, तो उन्होंने 15,000। अब ये जो 5,000 ये समाशोधन गृह में हो सकता है, तो ये आरबीआई इसमें समाशोधन का कार्य करता है। जो भी उनके बीच में बैलेंस हो जाता है और जो कम पैसा पड़ जाए तो उसको तुरंत ही ये लोग रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के आधार पर उधार लेके तुरंत मौद्रिक सप्लाई को पूरा करते हैं। संग्रह और डेटा के प्रकाशन, आरबीआई के बुलेटिन जारी होते हैं और वो समय समय पर अर्थव्यवस्था में कितनी मनी सप्लाई है, क्या प्राइसेस चल रहे हैं, कितने नोट, और इस तरह के डेटा को प्रकाशित करता है। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं मौद्रिक नीति की बात करते हैं। ये बहुत है, आपके सिलेबस में है ना, केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक और उसकी मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति क्या है, अर्थव्यवस्था में किस तरह से ये कार्य करती है, रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के माध्यम से क्या करता है और उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। ठीक है, मौद्रिक नीति वर्ष में 2 बार घोषित होती है, एक 1 अप्रैल से 30 सितंबर के लिए छमाही और एक 1 अक्टूबर से 31 मार्च की छमाही के लिए। इसे हम कहते हैं बिजी सीजन, इसे कहते हैं स्लैक सीजन। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। अब आइए हम बात करते हैं कि कैसे आरबीआई काम करता है। सबसे पहले तो जो आरबीआई क्या करता है कि एक तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैश, आप नीचे से चलें क्या, कैश रिजर्व रेशियो से बात करते हैं। जो पहला इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई का वो है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या है, हमने आपको अभी शुरू में बताया था, NDTL। आरबीआई के पास डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, जो बैंकों के पास आपके करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है और डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स क्या हैं, जैसे आपने ड्राफ्ट बनवाना है, आपने उतना पैसा दिया और ड्राफ्ट बनवा लिया। मनी ऑर्डर्स होते हैं, कैश सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये सब क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, जो बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको तुरंत मांगने पर पैसा देना होता है। इसके बाद हम बैंकों के पास क्या रखते हैं, ये कॉमर्शियल बैंक्स की बात हो रही है। कॉमर्शियल बैंक्स के पास हम क्या करते हैं, एफडी बनवाते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट खुलवाते हैं और जो उनका स्टाफ होता है उसकी सिक्योरिटी का पैसा होता है। तो ये दोनों जमाएं माइनस जो कॉमर्शियल बैंक से अन्य बैंकों के पास जो अपने डिपॉजिट्स रख देते हैं उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिलता है, NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स लायबिलिटीज। इस नेट का अर्थात मान लो
किसी भी कॉमर्शियल बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट्स हैं 2000 के, टाइम डिपॉजिट्स हैं 6000, और उसने जो और बैंकों में डिपॉजिट्स कर रखे हैं वो 4000 है। तो 6 और 2 8 माइनस 4 यानी कि 4000 का जो उसके पास है नेट NDTL बचा हुआ है। ठीक है, तो इस 4000 का कितना प्रतिशत वो, अब जो CRR का जो रेशियो वो RBI निर्धारित करता है कि 1% या 2%, वो 0 से लेकर कुछ भी हो सकता है। तो ये जो 4000 है इसका मान लो जो 2% है तो कितना हुआ, 800 रुपये, 80 रुपये, 100 हटा दोगे तो 2 चौक 8, 80 रुपये उसको CRR के रूप में RBI के पास कैश के रूप में रखना होगा। तो जब RBI को अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ानी होती है तो वो कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देता है, और जब घटानी होती है तो कैश रिजर्व रेशियो को वो बढ़ा देता है। इसी प्रकार से फिर दूसरा उसका जो तंत्र है वो है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। RBI ये कहता है कि आपकी जितनी भी नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स हैं उसका इतना प्रतिशत आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गोल्ड के रूप में रखना है, तभी किसी बैंक को मान्यता मिलती है। समझ गए? ऐसे तो कोई भी बैंक खोल लेगा कि इतना आपको CRR रखना है, इतना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके रखना है। समझ गए? ये वैसे ही है जैसे हम कीन्स का पढ़ते हैं ना, मुद्रा की मांग, कि कुछ पैसा हम कैश के रूप में, लिक्विड के रूप में रखते हैं, कुछ अपना बैंक में जमा करते हैं। तो वही चीज़ बैंक विद इन दी बैंक भी चलती है कि आपको इस तरह से करना है। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये क्या है, CR और SLR इसलिए है कि जिससे अर्थव्यवस्था में मौद्रिक सप्लाई को नियंत्रित किया जा सके। अगर RBI चाहता है कि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आपूर्ति को हम बढ़ाएं, ठीक है, तो वो क्या करता है, इन CRR और SLR की जो रिक्वायरमेंट्स है उसे कहता है कम। तो बैंकों के पास फिर लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा लैंड कर सकते हैं, लोन्स के रूप में उधार देते हैं। ठीक है, और जब इन्हें बढ़ा देता है तो वो उनके पास कैश कम हो जाता है, वो कम कैश देंगे, उधार के रूप में देंगे आम जनता को। तो जब कम उधार होगा तो कम खर्च होगा, तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, प्राइसेस पर दबाव कम हो जाता है। ठीक है, तीसरा वो उपकरण है उनका ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की क्रियाएं। ये तो हो गया बैंकों के माध्यम से। इसके बाद सरकार को, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि अपने खर्चों की पूर्ति के लिए, जैसे सरकार के पास कोई बहुत बड़ा निवेश का प्लान है, अब उसके पास व्यय ज़्यादा होने लगा, बीच में आय कम हो गई, टैक्सेस के माध्यम से नहीं आई हुई, क्योंकि टैक्स में भी लोग बहुत चोरी करते हैं, तो उतनी सरकार के पास आय बाय द वे नहीं पहुंची, तो वो RBI से उधार लेगी। इसके लिए वो क्या करती है, वो उसको सिक्योरिटीज इशू करती है, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जैसे किसान विकास पत्र है, किसान विकास पत्र उसने RBI को जारी कर दिए, RBI ने बैंकों को दिया, बैंकों ने जनता को दी, और जनता से पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास है, कॉमर्शियल बैंक से RBI के पास गया, और RBI ने सरकार को ऋण दे दिया। अब किसान विकास पत्र होते ही आपके 8-8, 9-9 साल के लिए, तो सरकार फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करती है, उससे रिटर्न्स कमाती है, और वो फिर RBI को वापस करती है। RBI से बैंकों को आता है, बैंकों से लोगों को आता है। तो अगर सरकार को, बैंक को चाहिए कि वो कैश को कम करेगा, तो वो किसान विकास पत्र इशू करवा दिए उसने, या कुछ भी कर दिए, तो उससे क्या होता है, लोग जमा करने लगते हैं। जब लोग पैसा ज़्यादा जमा करेंगे रिटर्न्स प्राप्ति के कारण, तो वो अन्य कार्यों पे कम खर्च करेंगे, उपभोग पर कम खर्च करेंगे, इकॉनमी में जो मौद्रिक सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगा। तो ये है बैंक के तरीके कि किस प्रकार से ये करते हैं। साख का, जैसे अब मैंने एक चित्र बनाया कि अगर साख का विस्तार करना है तो क्या होगा कि लिक्विडिटी बढ़ाना है, उस बैंक क्या करते हैं, फिर लिक्विडिटी बढ़ाते हैं। अगर उनको साख का विस्तार करना है तो बैंकों के पास वो लिक्विडिटी बढ़ाएंगे, और यदि साख का संकुचन करना है तो बैंकों की लिक्विडिटी को वो कम करते हैं। राइट, तो ये थी आपकी। अब आइए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है लास्ट, जिसको हमने स्टार्टिंग में हम यहाँ ले आए थे, बैंक दर। 3 CR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, चौथा है बैंक की दर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब RBI से कोई भी बैंक लॉन्ग टर्म के लिए उधार लेता है तो वो जिस दर पर ब्याज का भुगतान करता है उसे हम बैंक रेट कहते हैं। लॉन्ग टर्म का अर्थ है 1 साल या 1 साल से अधिक की अवधि। अब RBI से कौन उधार ले सकता है? केंद्र सरकार, राज्य की सरकारें, बैंक भी उधार लेते हैं,
और जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और जो आपके यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और ये LIC, ये जो भी नॉन बैंक फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं, ये सारे RBI से इस बैंक पर उधार ले सकते हैं। ये बिना किसी, इसके लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती है, ठीक है। सीधे डायरेक्ट जैसे हम लोग उधार लेते हैं वैसे ही वो उधार लेते हैं। जैसे आपको पर्सनल लोन हम लोग उधार ले लेते हैं, वैसे ही अन्य बैंक और ये सारी संस्थाएं RBI से उधार ले लेती हैं, ठीक है। अब अगर आपने बैंक, फिर इस बैंक रेट को पेनाल्टी रेट से लिंक किया जाता है कि आपने जो भी अगर समय पे नहीं भुगतान किया ब्याज की दरों का या उनकी EMI का, तो उसमें पेनाल्टी भी पड़ती है, ठीक है। जैसे हम लोग पर्सनल लोन लेंगे और उनकी जो EMI बनी, यदि हम समय से नहीं भुगतान करेंगे तो उस ब्याज में पेनाल्टी का भी रेट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब एक ये तो हो गया लॉन्ग टर्म का। जब बैंकों को शॉर्ट टर्म के लोन अपने वो लेने पड़ते हैं RBI से, 1 साल से कम अवधि के लेने, मान लो 15 दिन के लिए लोन लेना है या 1 महीने के लिए लोन लेना है, क्योंकि कभी कभी ग्राहकों की ओर से बहुत डिमांड हो जाएगी, मान लो, है ना, बिजी सीजन है, बहुत पैसा चाहिए, भाई फसल भी कट रही है, ये भी कट रहा है, किसानों की ओर से बहुत डिमांड आ गई, तो उस समय RBI, वो जो अन्य कॉमर्शियल बैंक्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, वो RBI से शॉर्ट टर्म लोन्स 15 दिन का या 1 महीने का ले लेते हैं। इसको हम कहते हैं रेपो रेट। ये जो रेपो रेट है, RBI अन्य बैंकों को जिस दर पे शॉर्ट टर्म के लोन देता है उसे हम कहते हैं रेपो रेट। और वो RBI भी कभी कभी बैंकों से पैसा उधार लेता है तो उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। पहला जो बैंक रेट था उसमें आपको कोई भी प्रतिभूति या संविदा नहीं रखनी पड़ती है, लेकिन इसमें जो है सिक्योरिटीज अपनी रखनी पड़ती है, यानी कि आपको कुछ संपत्ति के अगेंस्ट ये लोन मिलता है, ठीक है। जैसे हम लोग हाउसिंग लोन लेते हैं तो हमारे पास संपत्ति का कोई ना कुछ होगा, तभी वो मकान खरीदने के लिए आपको लोन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो कंसेशनल होते हैं। तो इसी तरह से कोई ना कोई संविदा रखनी पड़ती है। इस सिक्योरिटीज में वो जो पहला जो SLR का रेशियो था उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि उनको अलग से कोई सिक्योरिटीज अपनी रखनी पड़ती है। 1992 से इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो ये रिवर्स बैंक रेट हो गई, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट हो गया। अब है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये जो आपका रिवर्स रेपो रेट पे केवल कॉमर्शियल, वो जो पब्लिक सेक्टर के बैंक से वही उधार ले सकते हैं, ठीक है। बैंक रेट पे जो उधार है वो कोई भी ले सकता है, स्टेट गवर्नमेंट और ये फाइनेंशियल वगैरह सारी। रिवर्स रेपो रेट किसके बीच में? केवल पब्लिक सेक्टर के बैंक्स, जो आपके स्टेट बैंक और यूनियन बैंक, जो भी पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, वो RBI से ले सकते हैं। अब ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, इसमें केवल जो आपके शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो इस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सरकार ने 2011-12 से इशू करी है। इसका है कि अगर आप 1 दिन के लिए भी लोन लेना चाहते हैं, अच्छा है, तो 1 दिन के लिए भी लोन मिल जाएगा, तो रात के लिए भी आपको लोन मिल जाएगा। इसमें ये जो, हाँ, जो रिवर्स रेपो रेट, जो रेपो रेट के तहत जो आपको लोन लेना है, एक तो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स लेंगे और कम से कम वो 5 करोड़ से कम का नहीं होगा। ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत जो लोन लेना है, इसको ये कौन लेंगे? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, और केवल 1 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अवधि कोई भी हो, कितनी भी कम हो, यानी कि 15 दिन से कम की अवधि के लिए जो लोन लेने हैं वो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और इसको आपके शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स लेंगे और ये धनराशि 1 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। और आप इसमें जो आपकी SLR है उसका 1% तक आप ये लोन ले सकते हैं। तो ये एक कंपैरेटिव चार्ट बनाया है, रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में अंतर, ठीक है। रेपो रेट को क्या है, कम से कम 5 करोड़ का ऋण लेना पड़ता है, MSF में मिनिमम 1 करोड़। ऑल क्लाइंट्स ऑफ RBI, सभी ग्राहकों के लिए है, जितने भी जो बैंक रेट पे लोन ले सकते हैं वही इस पर लोन ले सकते हैं। इसको केवल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, सिर्फ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए है, और SLR का इसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसमें SLR का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट पे सभी लोग, जितने भी RBI के क्लाइंट से लेंगे, केवल MSF में है कि केवल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के लिए है। अब है DRI, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको भारत सरकार ने 1972 से प्रारंभ किया गया। जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं और जो फॉरेन के बैंक्स हैं उनके ऊपर ये लागू होता है।
सरकार ने कहा है कि अपने कुल ऋण के आवंटन का 1% गरीब से गरीबतम में बांटें। ठीक है, ये चीज़ 1972 से लागू हुई है। वर्तमान में क्या है, जो उसके बाद ये 72 में तो ये था 1%, उसके बाद जो नरसिम्हम कमेटी की रिपोर्ट आई थी 1992 में, तब ये 40% हो गया है। ओ माय गॉड, अपग्रेड हो जाओ यार। बस ये थोड़ा सा रह गया है, आने दो और लोगों को भी जरा। जूम के साथ यही है, एकदम से मीटिंग को वो कर देता है। ठीक है, हो गए फिर से सब लोग कनेक्ट हो गए। अच्छा, ये जो हाँ ठीक है, डिफरेंशियल लैंडिंग की बात हो रही है कि जैसे आपने देखो, फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं एक बार। बैंक रेट से क्या है, आरबीआई के जितने भी क्लाइंट्स है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स और जो भी नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं, सभी लॉन्ग टर्म के लिए उनसे उधार ले सकती हैं और बिना किसी कोलेटरल के, यानी कि बिना किसी संविदा प्रतिभूति के। रेपो रेट पे शॉर्ट टर्म के लोन्स लेने हैं, इसमें भी आरबीआई के सभी क्लाइंट्स होंगे और 5 करोड़ से कम का लोन नहीं होगा। डीआरआई में है, सॉरी वो एमएसएफ में था कि इसमें केवल पब्लिक सेक्टर के जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वही लोन ले सकते हैं और 1 करोड़ से कम का नहीं होना चाहिए, और इसमें ये सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट मिलता है, आपको कुछ ना कुछ संविदा प्रतिभूति रखनी पड़ती है और इसमें एसएलआर का 1% तक आप यूज़ कर सकते हैं। चौथा है डीआरआई, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसे 1972 में प्रारंभ किया गया और कहा गया कि जितने जो बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स और जो फॉरेन सेक्टर के बैंक्स हैं, और 1972 में तो केवल पब्लिक सेक्टर के बैंक्स के लिए था कि वो जितना भी ऋण आवंटन करते हैं उसका 1% गरीब से गरीबतम में दे, अर्थात इसी को डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया है। यानी कि जो सामान्य उनके कस्टमर्स हैं और जो गरीब से गरीबतम कस्टमर्स हैं उनके बीच में भेद रखे रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी, और जितना धन आवंटित करते हैं उसका 1% वो गरीब से गरीबतम में बांटें। जैसे आपके घर में होगा, बड़े मुखिया कहते हैं ना, अरे भाई कुछ प्रतिशत तो दान दक्षिणा में रखना ही चाहिए ना, गरीब लोगों को दो, ऐसे ही बैंकों के लिए है। तो ये 1972 में कहा गया था। अब जो है वर्तमान में 1990 में जब रिफॉर्म शुरू हुए थे तो 1992 में नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट बैठी थी। उन्होंने कहा था ये जो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंशियल लैंडिंग है, इसका परसेंटेज 1% से बढ़ाकर सीधे 40% उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा जो भी इंडिया के पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं और फॉरेन बैंक्स हैं उन पर ये चीज़ लागू होगी।
जो इंडिया के बैंक हैं वो अपने ऋण आवंटन का 40% गरीब से गरीबतम में देंगे और फॉरेन बैंक्स को कहा गया वो 32% देंगे। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल किसके लिए, किस वर्ग को दिया जाता है, इसमें जो वर्ग बनाया गया उस, तो इस 40% का 18% ऋण किसको जाएगा, एग्रीकल्चरल सेक्टर को, 10% वीकर सेक्शन को और 12% अदर जो आपके प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग है। पीएसएल का मतलब है प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जिसको हमने प्राथमिकता दी है। इस 12% में कौन कौन लोग हैं, देखो एग्रीकल्चर तो क्लियर हो गया, एग्रीकल्चर के लिए जो लोन लेंगे है ना, चाहे कोई क्रॉप का लोन लो, ये जो क्रॉप इंश्योरेंस और दुनिया भर की चीज़ें चलिए, खाद और बीजों के लिए ऋण, ट्रैक्टर मशीनरी, ज़मीन खरीदने के लिए ऋण, ये 18% एग्रीकल्चरल के अंतर्गत है। 10% वीकर सेक्शन के लिए, ये जो 12% है पब्लिक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इसमें है आपके जो आपके लघु उद्योग हैं, है ना, रोड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए अगर किसी को लोन लेना है तो वो मिलेगा, रोड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक, इसके लिए क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर में अगर सरकार को या राज्य सरकारों को रोड बनानी है या वाटर योजना में करना है तो वो इसके अंतर्गत उन्हें ऋण वो सरकारें भी ले लेती हैं, और इंडिविजुअल को अपनी छोटी छोटी जो एसएमईज, स्मॉल और मीडियम टर्म के उद्योग बनाने हैं उसके लिए उनको लोन मिलता है। ये जो 1 करोड़ रुपए की मुद्रा योजना वगैरह के अंतर्गत जो लोन मिले थे वो इसी के अंतर्गत मिले थे। रिटेल ट्रेड और स्मॉल बिजनेस, आपको अपनी कोई छोटी मोटी दुकान खोलनी है तो उसके लिए आपको ऋण मिलेगा। ठीक है, आपको जो हम लोग घर बनवाने के लिए लोन लेते हैं, स्मॉल हाउस लोन 10 लाख तक के, वो अगर 10 लाख तक का लोन है तो वो पीएसएल यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आएगा। उसके ऊपर के जो लोन लेते हो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा, 10 लाख वाले पे कम होगा। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, आपको कोई सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने के लिए कोई उद्योग खोलना है तो उस पर भी आपको लैंडिंग सस्ती दरों पे होगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये जो माइक्रो फाइनेंस की योजना बनी है, जो कॉमर्शियल बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो लोन देते हैं वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत है। वो भी बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 1, 2, 3%, 4% के अंतर्गत उन्हें मिल जाता है, जबकि हम लोग कोई भी लोन लेने जाते हैं 10%, 11% से कम में नहीं मिलता है ना। स्मॉल फार्मर्स को, और फिर इसमें कम्युनिटीज़ में, अगर मुस्लिम्स को ऋण चाहिए, क्रिश्चियन को ऋण चाहिए, सिख को ऋण चाहिए, बुद्ध पारसी तक में सरकार ने इतना डिफरेंशियल, मतलब इन माइनॉरिटीज़ को खुश करने के लिए भी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, मुस्लिम और धर्म का ऋण से क्या मतलब है, लेकिन उनको भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में रखा गया है और बहुत ही कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में इनको लोन मिलता है। ठीक है, अब सरकार के सामने समस्या तो ये आ जाती है कि सारे सरकार ने ऋण तो खूब तरीके के चालू कर दिए कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, लेकिन बैंकों के पास क्या हो गया है कि एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जमा हो गया है। भाई उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत गरीबों को खूब बांट दिए, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बांट दिए। अब लोग क्या कर रहे हैं कि इन ऋणों का भुगतान नहीं कर पाते हैं। उन्होंने एक दुकान खोल ली, अपना एंटरप्राइज खोल लिया, चल रहा नहीं है। ठीक है, खोलना तो आसान है, डिमांड कस्टमर आ नहीं रहे, आपका माल नहीं बिक रहा है, आपने माल में पैसा तो लगा दिया। अब जब आपका माल नहीं बिका तो आप किस तरीके से मूलधन और ब्याज का भुगतान कैसे करेंगे? तो इस तरह के जो लोन है वो बैंकों के पास पड़े रह जाते हैं और आपने जो भी संविदा रखी है वो सीज हो जाएगी, लेकिन वो उस संविदा का जो कोलेटरल है उसका वैल्यूएशन करने के लिए एक व्यक्ति बीच में होता है, वो उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखा देता है। अब सरकार जब बैंक उस संपत्ति को सीज करने लगती है तो वो बेकार का होता है। तो इस प्रकार के ऋणों से बैंकों को बहुत घाटा होता है, क्योंकि ऋण आप ही मान लीजिए हमें ऋण दें, हम उसको लौटाएं ना तो आप हमें क्या कर दोगे? मान लो हमारी डेथ हो जाए इस बीच, तो आपका ये ऋण तो ऋण का ऋण हो गया और आपके पास पैसा भी वापस नहीं आया, तो ये क्या हो गया? बुरा ऋण हो गया। किसी एक व्यक्ति को आप ऋण दूसरे को देते हैं, वो आपका समय से पूरे समय पैसे का भुगतान करता रहे, तो इस तरह के ऋण ही तो देना कोई भी बैंक पसंद करेगा या इंडिविजुअल भी वही पसंद करेगा। लेकिन जो सरकार ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कर दी है ना कि गरीब लोगों को दो, तो उनके पास उतनी क्षमता भी नहीं होती, लोन वो ले रहे हैं और लोन को चुका नहीं पा रहे, तो इससे नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि बुरे ऋण बढ़ रहे हैं। तो बैंकों की जो ऋण प्रदान करने की अगली क्षमता है वो काफ़ी घट जाती है, क्योंकि ऋण का साइकिल होता है ना, हमने आपको ऋण दिया, आपको से 10% पे हमने ब्याज लिया, तो वो जो 10% है हमारे पास अतिरिक्त पैसा खर्च हुआ, उससे फिर किसी और को हमने लोन दिया, तो ये एक साइकिल चलता रहता है। लेकिन हो क्या रहा है
कि सरकार ने जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो शुरू कर दी, और कुछ लोग बिल्कुल डिफॉल्टर होते हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ज़बरदस्ती मतलब लोन पे नहीं करते और वो डिफॉल्टर बन जाते हैं। विजय माल्या जी बहुत रईस आदमी है, उन्होंने भी बहुत सारा, जैसे मान लो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को खोलना है तो उन्होंने लोन ले लिया खूब सारा, और अब आपको नहीं पे करना, आप दूसरे देश में भाग जाइए। लेकिन ऐसा सब लोग नहीं कर सकते भैया, दूसरे देश में जाकर आपके पीछे वहाँ की सरकार पड़ जाएगी, आपके पास इतना भुगतान करने की और फ्री में रहने की क्षमता हो तब। तो इस तरह से बहुत करोड़ों के भी ऋण ले लिए जाते हैं। सरकार दोनों ही लोग से डिफॉल्टर होता है, गरीब आदमी चुका नहीं पा रहा है इसलिए डिफॉल्टर है, बड़ा आदमी जानबूझ के खूब सारा बैंकों से ऋण लेता है और उसको पे नहीं करता और भाग जाता है दूसरे देश में, तो ये सब डिफॉल्टर हो जाते हैं। ये क्या है आपका एनपीए। इस तरह से बैंकों के पास जो एनपीए बढ़ता जा रहा है तो उससे बैंकों की जो कार्य क्षमता है, वो ऋण देने की क्षमता है वो घट जाती है। ऋण जब नहीं देंगे तो उनकी फिर लाभदायकता घट जाएगी, क्योंकि इसी से तो वो कमा रहे हैं और इसी से उनका सारा जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो इससे निकलती है। तो फिर जब बैंकों के पास पैसा लौट के नहीं आएगा तो जो डिपॉजिटर्स का पैसा है वो उसमें फंस जाता है, क्योंकि वो आपके ही पैसे किससे तो दूसरों को साथ दे देते हैं, लोन दे देते हैं। अब आप अपना पैसा मांगने जाओ, वो आया नहीं है तो फिर वो डिफॉल्टर। इसीलिए बहुत सारे बैंक बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए आदमी उसी जगह जाता है जो सिक्योर बैंक होते हैं, जिसका कारोबार ज़्यादा हो, अगर कुछ लोग डिफॉल्ट भी करें तो वो मैनेज हो जाए, राइट। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। ये आपका इस तरीके से जो केंद्रीय बैंक है वो साख का नियंत्रण करता है और बैंकों पे रेगुलेशन करता है। ये आपके सारे मौद्रिक नीति के टूल्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो बस आज आपका लेक्चर खत्म। मैंने आपको केंद्रीय बैंक बता दिया। जब आपसे पूछा जाए केंद्रीय बैंक के क्या कार्य हैं तो आप जो आरबीआई के केंद्रीय बैंक के सेम चीज़ों को लिख देंगे, ठीक है। ये है आपकी मौद्रिक नीति, किस प्रकार से बैंक मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में साख का नियंत्रण करता है, राइट। समझ में आ गया भाई? बोलो कोई। आज मैंने पूरी शक्ति लगा दी आपको पढ़ाने में, ठीक है। हाँ बस पूरा बैंकिंग, हाँ, बैंकिंग सेक्टर को हम कभी पढ़ाते नहीं थे, तो हमने कल पूरा दिन इसको तैयार करा है, आपका सारी इंफॉर्मेशन इधर उधर से गैदर करके। अच्छा, इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे। मैं जितना भी अभी विंटर वैकेशन जब होंगी 11 तारीख से, मैं आपका इस पेपर का असाइनमेंट के लिए क्वेश्चंस बनाऊंगी, सुनो, और मैं गूगल फॉर्म आपको डालूंगी, उसी में आपको उत्तर देने हैं। इन चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, सारा असाइनमेंट आपका इन्हीं पे बेस्ड होगा, समझ लेना। इस बार फेल हो जाओगे अगर पढ़ा नहीं तो, समझ। गूगल फॉर्म में हाँ बोलो। तुम लोग का एनुअल एग्जाम होगा? हम तो सेमेस्टर के हिसाब से तुम्हें चल रहे थे, इसीलिए तुम फास्ट पढ़ा रहे थे कि तुम लोग का एनुअल होगा? ओहो, हम तुम्हें सेमेस्टर की ही गति से पढ़ा रहे थे। हमने सोचा शायद बीए फर्स्ट ईयर में एनुअल हो गया है और अब सेमेस्टर होगा, तो एनुअल है। चलो कोई बात नहीं है, फिर भी मेरा आधा, वो वैसे भी जून में होगा तो कौन से दिन ही है, जनवरी खत्म हो जाती है, फरवरी मार्च अप्रैल में अभी तो पूरा आधा कोर्स है। कोई बात नहीं है, एनुअल हो या जो भी हो। तो असाइनमेंट नहीं होगा तुम लोग का? फर्स्ट ईयर में असाइनमेंट नहीं हुए थे? फर्स्ट ईयर में तो उनको पता नहीं होगा, हो सकता है उन्होंने दे दिया। हमारे पास तो ऐसा, अच्छा मैं देखूंगी कुमाऊं यूनिवर्सिटी पे कि बीए सेकेंड ईयर का एनुअल क्या है। अगर असाइनमेंट नहीं होंगे तो और भी अच्छी बात है। हम तो यही लोग, हम इसीलिए तुम्हारे स्टूडेंट्स वो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। और हम सेमेस्टर के हिसाब से ही चल रहे थे। हमने कहा 11 जनवरी तक इनका एक सिलेबस कम कर दें और ख़त्म कर दें, उसके बाद फिर मुझे अपना काम था, फिर मैंने सोचा फरवरी में इनका सेकेंड वाला वो लेक्चर ले लूँगी। हाँ, ये आपका सेकेंड पेपर था, मुद्रा एवं बैंकिंग। हाँ, ये सारा अभी आपका सेकेंड पेपर ही चल रहा है, सारा सेकेंड पेपर चल रहा है। अभी हमने फर्स्ट पेपर को नहीं टच किया है ना। तो अच्छा, तुम लोग के एग्जाम तो फिर वही तो अच्छा वही होंगे सितंबर अक्टूबर में, जुलाई के बाद जाके, है ना।
तो ठीक है, अगर असाइनमेंट नहीं है तो वैसे मैं देखूंगी ऐसा कैसे है कि असाइनमेंट ही नहीं है। अगर असाइनमेंट नहीं है तो बहुत ही अच्छा है, खोपड़ सिर दर्द मिटे। ठीक है फिर, ओके बाय। और हम वैसे तुम लोग को सेमेस्टर के हिसाब से ही पढ़ा रहे थे कोई बात नहीं है, चलो बाय बाय।